नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, सकबू की गुस्ताखियां का पहला भाग। सुबह पढ़ने के लिए पेपर उठाया तो नज़र शहर में एक नए 5 स्टार होटल के खुलने के विज्ञापन पर ठहर गई। पेपर के पहले पूरे पेज पर एक बेहद खूबसूरत युवती की नमस्ते की मुद्रा में बहुत ही प्रभावशाली फोटो थी और होटल के ग्रुप का नाम छोटा सा एकदम नीचे दिया गया था। पहला पेज खोलते ही अंदर पूरे पेज पर होटल के सबसे ऊपरी मंजिल का दृश्य था। 15वीं मंजिल पर स्विमिंग पूल का फोटो ऐसे एंगल से ली गई थी कि वहां से नीचे अंबेडकर पार्क का विहंगम दृश्य बहुत लुभावना लग रहा था। अंग्रेजी और हिंदी के बेहद प्रतिष्ठित अखबारों में छपे इस विज्ञापन में सुबह सुबह कुछ देर तो एक अजीब सी खुशी, प्रसन्नता दी कि हमारा शहर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लक्ष्मण का वह शहर लखनऊ, जहाँ आज़ादी के संग्राम में कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, जहाँ आज मेट्रो चल रही है, पहले कभी वहाँ की सड़कों पर इक्को तांगों का राज हुआ करता था, जिसके अवशेष पुराने शहर में आज भी हैं। कुछ पुरानी यादें एकदम ताज़ा होने लगीं। इन ताज़ा होती यादों में ही अचानक ही मेरा प्यारा मित्र शकीबुल्ला आ गया और मन दुखी कर गया, इतना कि आंखें भर आईं। मन ही मन कहा, अरे सकबू, जिंदगी के आखिरी दिनों में यह पागलपन करने की ज़रूरत क्या थी। सकबू, मैं तुम्हारे उस काम को आज भी पागलपन ही कहूँगा। सकबू की याद ने मेरी खुशी को एकदम खत्म कर मुझे दुख में डुबो दिया। मेरी हालत महाभारत के युद्ध में घायल पड़े दुर्योधन सी हो गई, जिसे यह वरदान था कि जब उसके सुख दुख का स्तर एक समय में एक बराबर हो जाएगा, तभी उसके प्राण पखेरु उड़ेंगे। जैसे भीम की गदा से घायल दुर्योधन तड़प रहा था, वैसे ही मैं करा रहा था। सकबू की याद में डूबते डूबते पेपर पढ़ना भूल गया। पेपर पढ़ना मेरे लिए एक नशे की लत सा है, ऐसी लत जो मरते दम तक नहीं छूटेगी। मगर यह लत इस समय एकदम स्थगित हो गई थी। हिंदी अंग्रेजी दोनों पेपर मैंने सामने पड़ी बेंच की टेबल पर रख दिए और मकान की दूसरी मंजिल की बालकनी में बैठा सामने पार्क में खेलते बच्चों को देखने लगा, जो सामने ही स्थित एक स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल में कंडोलेंस मीटिंग के बाद असमय ही हुई छुट्टी के कारण पार्क में खेल रहे थे। मेरी नज़र इधर उधर उन पर ठहर रही थी, लेकिन दिलो दिमाग सकबू में खोया जा रहा था। जीवन के करीब 70 साल पूरे करने के बाद भी यदि कोई चीज़ ऐसी थी जो मुझे दुख पहुंचाती थी, तो वह सिर्फ और सिर्फ सकबू था। वह भी पिछले 2 साल से नहीं। तो मैं जीवन में जो चाहा मैंने वह पाया। पूरे 40 साल वकालत करने के बाद पैसे को आखिरी प्रणाम किया था। सकबू ने भी ठीक उसी दिन। अपने जीवन में मैंने सकबू के बाद उसके जैसा जिंदा दिल आदमी केवल अपने एक चचेरे भाई को पाया था। और जिंदा दिली भी क्या कि जो भी दिल चाहा वह कर गुजरे। सकबू ने 67-68 की उम्र में 22 वर्षीय शाहीन को दिल देने का मन किया तो दे दिया। उससे निकाह कर जब घर पहुंचे तो पहली बेगम को पता चला। फिर कोहराम मचना था तो मचा, मगर सकबू जीवन में कब किसी की सुनता था जो उस दिन सुनता। सबसे छोटा लड़का जो कि 4 साल से तलाकशुदा ज़िंदगी जी रहा था, उसने ज़्यादा हंगामा किया तो साफ बोल दिया, मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँगा जीऊँगा। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ निकाह किया तो मैंने कुछ नहीं कहा था, फिर तुम मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हो। अम्मी का तुम्हें ज़्यादा ख्याल हो तो चाहो तो उन्हें लेकर दूसरे मकान में रहो। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं चाहूँ तो उन्हें 3 सेकंड में तलाक दे दूँ, लेकिन मैंने जैसे आज तक उन्हें पूरी इज्जत प्यार दिलो जान से लगा कर रखा है, आगे भी रखूँगा। शाहीन के कारण उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वह मेरी बेगम है, उसे समझाना बुझाना बाइज्जत रखना मेरा काम है। लड़का जब बोला कि वह उसकी अम्मी भी है और उसे हक है बोलने का, तो सकबू भड़क उठा था, आग बबूला हो बोला था, बिल्कुल वह तेरी अम्मी है, लेकिन उससे पहले मेरी बेगम है और मैं तेरा अब्बा, और एक सीमा के बाद मेरे जाति मसले पर तुम भी नहीं बोल सकते। तुम चाहो तो रहो मेरे साथ, ना चाहो तो ना रहो। चाहो तो शाहीन को
अपनी दूसरी अम्मी मानो चाहो तो ना मानो, मगर मेरी ज़िंदगी के इस मामले में अब कुछ नहीं बोलना। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। बात किसी तरह ठंडी पड़ी। सकबू की बेगम ने अपने बेटे को समझाया, चुप कराया। बोली, हमारे मुकद्दर में यह बदकिस्मती बाकी थी, वह भी हो गई। अल्लाह ताला ने जो लिखा है मुकद्दर में होगा तो वही ना। इनकी आदतें बातें देखकर मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी सौतन का भी मुंह देखूंगी। बुढ़ापे में शौहर तलवार गर्दन पर रखकर अपनी मनमानी पर चुप रहने को मजबूर कर देगा, मगर अल्लाह की ऐसी मर्जी थी तो यह भी देखा। यह कहते कहते सकबू की बेगम रो पड़ी थी। उनके बेटे तौफीक ने उन्हें समझाया और चुप कराकर दूसरे कमरे में ले गया, मगर जाने से पहले सकबू अपने अब्बा पर एक साथ कई गोले दाग गया कि आज से आपके और परिवार के बाकी सब लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, हमेशा के लिए। अब हमारे आपके बीच कोई रिलेशन नहीं रहा, और भूल कर भी कभी किसी को मेरी दूसरी अम्मी ना कहिएगा। मुझे जिसने जन्म दिया मेरी बस एक वही अम्मी है। इस पर आग बबूला सकबू और भड़क उठा। उसे बेटे की यह बात अपनी नई नवेली जवान बेगम की तौहीन लगी, और अपनी भी, कि बेटे ने नई बेगम के सामने ऐसा कह दिया। उसने थरथराते हुए कहा, तुम अपनी हद से बाहर आ रहे हो। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शाहीन तुम्हारी दूसरी अम्मी है, दुनिया यही कहेगी, और मैं चाहूँ तो अभी 2 निकाह और कर सकता हूँ। मुझे अन्य मुसलमानों की तरह 4 निकाह करने की बाकायदा इजाज़त है। तुम एक से इस तरह खफा हो, जबकि चाहूँ तो 2 बेगम और ला सकता हूँ, और वह सब भी तुम्हारी सौतेली अम्मी होंगी। दुनिया यही कहेगी, तुम रोक नहीं पाओगे। सकबू के यह कहने पर तौफीक और भड़क उठा था। उसने बेलौस होकर कहा, आपको शायद मालूम नहीं कि 4 निकाहों के लिए कुछ शर्तें भी हैं। ये नहीं कि जैसी मर्जी हो वैसा कर लो। तलाक की भी अपनी शर्तें हैं। ये नहीं कि बस आ गए मूड में तो 3 सेकंड में कह दिया तलाक तलाक तलाक, जैसे कि अभी आपने धमकी दी। इस समय आप बिल्कुल उन काफिरों की तरह बात कर रहे हैं जो अपनी हाइपर सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए इस्लाम कबूल कर कई औरतों से निकाह कर लेते हैं, जबकि सच में उनका इस्लाम पर कोई ईमान होता ही नहीं। उनका इस्लाम से कोई लेना देना ही नहीं होता। इसके बाद तौफीक ने अपने अब्बा सकबू को कई ऐसी सख्त बातें कह दी कि सकबू अपना आपा खो बैठा था। बाप बेटे में हाथापाई की नौबत आ गई थी। तौफीक की अम्मी इस अप्रत्याशित घटना को बर्दाश्त न कर सकी, वहीं गस खाकर गिर गई। यह तमाशा देखकर शाहीन भी घबरा गई थी। उसने अपने शौहर सकबू को शांत कराया, मगर सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि अपनी नई बेगम के सामने सकबू इस तरह बंधा बंधा सा था कि गस खाकर गिरी अपनी पहली बेगम को उठाना तो छोड़िए, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया भी नहीं कि वह कैसी हैं या भी देख सके। वही सकबू जो कभी अपनी इसी पहली बेगम पर जान छिड़कता था, उसकी सुंदरता पर फिदा हो उसे शमशीर कहता था। वह जब टोकती, क्या शमशीर शमशीर कहते हो, यह भी भला कौन सा नाम हुआ। बेगम चाहती थी कि वह अव्वल तो उसका नाम ले ही ना, अगर ले तो जो उसका वास्तविक नाम है साजिया वही ले। उस रोज इसी साजिया की तरफ अब्बू के कदम बढ़े ही नहीं, जैसे उनमें बेड़ियां जकड़ी हों। जबकि नई बेगम ने बड़ी दिलेरी दिखाई और अपनी सौतन की मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ गई, मगर आग बबूला तौफीक ने उसे इतना तेज डपटा कि वह सहम कर चौंक गई और पीछे हटकर अपने शौहर के पीछे जा खड़ी हुई। वह कांप रही थी। सकबू भी कांप रहा था, लेकिन वह डर से नहीं, बेटे के व्यवहार से गुस्सा होकर कांप रहा था। साजिया अगर बेहोश ना होती तो अब तक वह अपने बेटे पर हाथ उठा देता। तौफीक अम्मी को उठाकर बगल के कमरे में ले गया। इधर सकबू अपनी नई नवेली बेगम को घर की पहली मंजिल पर अपने उस कमरे में ले गया जो पेशे से रिटायरमेंट लेने के बाद उसने अपने लिए स्टडी रूम कम बेडरूम की तरह बनवाया था। सकबू को उपन्यास पढ़ने का जुनून था। इधर कुछ वर्षों से मेरे कहने पर वह हिंदी के नामचीन हिंदी उपन्यासकार नरेंद्र कोहली, मनु शर्मा के उपन्यासों के अलावा अंग्रेजी के हिंदी में उपलब्ध उपन्यासों को पढ़ क्या रहा था, बल्कि घोंट कर पी रहा था।
इसके पहले वह जासूसी उपन्यासों का दीवाना था। जेम्स हेडली चेज, अगाथा क्रिस्टी, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश शर्मा आदि के तो शायद ही कोई उपन्यास छूटे हों। इसके अलावा देवकीनंदन खत्री, इब्ने सफ़ी, कुशवाहा कांत, जयंत कांत को भी ढूंढ ढूंढ कर पढ़ता था। इसके लिए वह नजीराबाद में एक स्पोर्ट्स गुड्स की दुकान के सामने पुरानी किताबें बेचने वाले पर डिपेंड था। जब मैं कहता, यार क्या यह सब पढ़ते रहते हो, मुझे तो लगता है तुम टाइम बर्बाद करते हो, अरे कोई स्तरीय साहित्य पढ़ो। इस पर सकबू मुझे तरीर कर कहता, देखता, फिर कहता, यार लाला, तुम और ये बड़े बड़े साहित्यकार इन लेखकों को कुछ मानते ही नहीं, जबकि इनके लिखे में भी दम होता है। ये भी वही सब लिखते हैं जो हमारे बीच घटता है, बस कल्पना कुछ ज़्यादा हो जाती है, पर इसको सस्ता साहित्य कहकर सड़क पर फेंक दिया जाता है। तुम लोग इसको पढ़ने वाले को भी धुतकारते हो, मगर यार कभी दिल पर हाथ रखकर इन लोगों के दिल का हाल भी जानो, तो शायद तुम मुझे मना करते हो वह न करूं। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, तुम पढ़ो अपना स्तरीय साहित्य, मुझे पढ़ने दो अपना साहित्य। मेरा यही प्रिय मित्र सकबू यदि उस कबाड़ी के यहाँ मेरे लायक कोई किताब पाता तो खरीद कर जरूर मुझे देता। एक बार वह करीब करीब दुर्लभ सी किताब मध्यकालीन कवि सोमनाथ की सोमनाथ ग्रंथावली ले आया मेरे लिए। 3 खंडों में करीब 1800 पृष्ठों से बड़ी यह किताब आज भी मेरे पास मेरी किताबों की अलमारी में सुरक्षित है। यह संयोग ही था कि उसकी बेगम साजिया भी बड़ी पढ़ाकू थी। उन्हें फैंटेसी या अय्यारी की किताबें पढ़ने का शौक था। उन्होंने देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता संतति, भूतनाथ बार बार पढ़ी थी। खुद सकबू उन्हें ऐसी किताबें लाकर दिया करता था। उस दिन वही सकबू भूल गया था अपनी साजिया को। उसकी सौतन तो ले ही आया। जले पर नमक या की सौतन को लेकर पहली रात बिताने उसी कमरे, उसी बेड पर गया जो यह मकान बनवाते समय उसने खास अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनवाया था। मुझसे कहता था, यार लाला, एक बात बताऊं कि ज़िंदगी भर कमाने में ही लगा रहा है। ज़िंदगी जी कैसे जाती है या जब समझ पाया तो देखा ज़िंदगी की तो शाम हो चुकी है। यार सोचता हूं कि पता नहीं कब अचानक रात हो जाए, इसीलिए मैं बाकी ज़िंदगी जी लेना चाहता हूं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जी पाऊं उतना मैं बहुत जल्दी में हूं यार। यही जल्दी सकबू के लिए बड़ी दर्दनाक साबित हुई। जिस सकबू को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, उसी सकबू ने जीवन संध्या में कुछ ही दिनों में ऐसे दुख झेले कि सारी जिंदगी के सुख उसके सामने पसंगा भी नहीं रह गए। उस दिन भी वह उस कमरे में नई बेगम के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा था, और जो बेगम जिंदगी भर हमसाया बनी रही, वह जीवन की जंग लड़ रही थी। लड़के और परिवार के अन्य सदस्यों ने गुस्से में उन्हें बताया ही नहीं कि सदमे के चलते साजिया को रात 11 बजे जो सीवियर हार्ट अटैक पड़ा तो उन्हें डॉक्टर भी बचा न पाए। लारी हॉस्पिटल में जब उन्होंने तड़के 4 बजे आखिरी सांस ली, तब सकबू अपनी नई बेगम के साथ सोए हुए थे। उन्हें पता तब चला जब साजिया की मिट्टी घर आई। लोग इकट्ठा हो गए, रोना धोना शुरू हो गया। हक्का बक्का सकबू साजिया के चेहरे से चादर हटाते ही खुद को रोक न पाया और साजिया के सिर को पकड़कर फपक कर रो पड़ा था। उसका पूरा शरीर हिल रहा था, मगर साजिया अब थी कहाँ, जो हमेशा की तरह उसका सहारा बनती, उन्हें संभालती। अब तो मिट्टी थी। लड़के घर के बाकी सदस्यों में गुस्सा इतना था कि किसी ने उन्हें कहने भर को भी सांत्वना देने के लिए भी एक कदम न बढ़ाया। रो रो कर बेहाल होते सकबू की हालत जब मुझसे नहीं देखी गई तो मैं अपने इस दोस्त को संभालने आगे बढ़ गया। उन्हें दोनों हाथों से थाम कर उठाया और एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठाने को चला तो सकबू ने गिजगिजा कर मुझे पकड़ा और फिर फफक कर रो पड़ा था। रोते रोते बोला, लाला, साजिया चली गई। यार, मैंने ऐसा गुनाह किया है कि परवरदिगार भी मुझे मुआफ़ नहीं करेगा। मैंने मार डाला उसे। अब मैं अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा। साजिया मुझे इतनी बड़ी सज़ा देगी मैंने सोचा भी नहीं था लाला।
यार तुम्हारी बात मान लेता तो मुझसे यह गुनाह ना होता। सकबू का रोना देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा था। आंखें बस छलक ही जाने को थी। ऐसा दोस्त, ऐसी दोस्ती जिसे मुझे लगता है आज तक कोई देख ही नहीं पाया है। मैं उसे चुप जरूर करा रहा था, लेकिन खुद को कितनी देर रोक पाऊंगा कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक और अप्रिय घटना हो गई। सकबू की नई बेगम साजिया भी मिट्टी के पास पहुंच गई। उसका वहां पहुंचना था कि सकबू का लड़का तौफीक चिल्ला पड़ा, हाथ ना लगाना मेरी अम्मी को, चली जाओ यहाँ। जहाँ थी उसी कमरे में। तौफीक इतनी तेज चीखा था कि वहां उपस्थित सभी चीख पड़े थे। सकबू एकदम सहम सा गया था। और शाहीन, वह भी नया खून थी, लेकिन थी तो आखिर महिला, तो वह भी एकदम चौंक गई थी। बेहद गोरे उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। दरअसल तब उस घर में सबसे दयनीय स्थिति उसी की थी। अभी इस घर में आए उसे चंद घंटे ही हुए थे। कुछ घंटे पहले ही अपने शौहर की बाहों में सिमटी जिंदगी के हसीन सपनों में खोई हुई थी। 10-12 घंटे पहले इस घर में पहली बार आने पर जिस तरह उसका इस्तकबाल हुआ था, उससे वह या तो जान गई थी कि हर तरफ से हमला होगा और सिर्फ उसका शौहर ही उसकी ढाल तलवार सब है। जब तक वह है साथ तब तक कोई चिंता नहीं। कुल मिलाकर रोज कांटों भरे रास्ते से गुजरना है, फिर कुछ देर को फूलों का बगीचा मिलेगा। मगर यहाँ तो कहर ही टूट पड़ा था। ऐसा कहर जिसने यह भी डर पैदा कर दिया था कि कहीं उसकी तलवार ढाल ही उसका साथ न छोड़ दे। जीवन के करीब 50 साल साथ रही पहली बेगम साजिया के इंतकाल के चलते कहीं भावुकता में वह उसके ही खिलाफ न खड़ा हो जाए। वह हक्का बक्का अपनी ओढ़नी से सिर और मुंह ढके थरथराते कदमों के साथ पीछे हट गई। तभी सकबू कुछ बोलने को हुआ तो मैंने उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कंधे से पकड़ लिया। इसी बीच सकबू की मंझली लड़की ने आगे बढ़कर शाहीन को बांह से थामा और कान में कुछ फुसफुसाते हुए उसे ले जाकर ऊपर उसके कमरे में छोड़ आई। सकबू बार बार फूट पड़ रहा था। उसकी चारों लड़कियां भी जोर जोर से रो रही थी। और फिर 12 बजते बजते साजिया को गुस्ल कराया गया। नमाज पढ़ाने आए मौलवी को सकबू ने नमाज पढ़ाने की इजाज़त दी। इसके बाद जनाजा कब्रिस्तान के लिए रवाना किया गया। 50 सालों से हर पल साए की तरह साथ रही साजिया मेरे प्यारे सकबू को पल में छोड़कर चली गई, और मुझे भी। साजिया को मैं भाभी कहता था। मेरी और सकबू की शादी में मात्र 3 हफ्ते का अंतर था। सकबू ने जब पहली बार उनसे मेरा परिचय कराया था, मुझे अपनी बाहों में भर कर कहा था, साजिया से मेरा बचपन का यार है, साजिया ये मेरा बचपन का यार है। हम दोनों चौथी कक्षा से साथ पढ़े हैं। बस ये समझ लो, ये मेरा यार ही नहीं, मेरा भाई भी है, मेरा साया है। इसकी आवभगत में कभी कोई कोताही ना करना। ध्यान रखना, बड़ा नक चढ़ा है। मुफत तो इतना कि अल्लाह बचाए, मगर दिल का साफ है, इसीलिए मेरी इसकी बचपन से छनती आ रही है और जीवन भर छनेगी। साजिया नजरें झुकाए सकबू की बातें सुन रही थी। सकबू मेरी तारीफ के और कसीदे पढ़े इसके पहले ही मैंने साजिया को हाथ जोड़कर कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बड़ी मधुरता के साथ बड़े हौले से आदाब किया। और 50 साल तक मैं जब भी अपनी इस भाभी से मिला तो इस भाभी ने ऐसे ही प्यार से हमेशा मेरा स्वागत सत्कार किया, मानो सगी भाभी हूँ। इन 50 सालों में एक भी ऐसा वाकया मुझे याद नहीं पड़ता जब मैंने उनकी नज़रों में अपने लिए, एक देवर के लिए भाभी की नज़रों में उमड़ता प्यार इसने ना देखा हो या कम देखा हो। अपनी उसी प्यारी भाभी को सुपुर्द खाक करते वक्त मैंने भी उस दिन उन पर खाक डाली। उस भाभी पर जिसके हाथों न जाने कितनी बार खाना पीना चाय नाश्ता किया था। उनके हाथ का बना मटन कोरमा मुझे बेहद पसंद था। मेरी इस पसंद को जानने के बाद वह जब मौका मिलता तो बुलाती और अपने हाथों से परोसती। सकबू छोड़ता तो सिवाय मुस्कुरा कर चुप रहने के और कुछ ना करती। मगर मेरा सकबू अब अकेला है।
मेरे मन में कब्रिस्तान से लौटते वक्त यह बात पल भर को आई थी, मगर फिर खुद सोचा कि सकबू अकेला कहाँ है। शाहीन को कल ही तो नई बेगम बना कर ले आया है, भले अब साजिया नहीं है और सकबू को रुला रही है। कब्रिस्तान से वापस मैं सकबू के घर तक फिर गया, उसे वहाँ छोड़ा, सांत्वना दी, तौफीक से विशेष रूप से रिक्वेस्ट की, बेटा जो किस्मत में था वह हुआ, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। इस समय अब्बू घर को संभालना तुम्हारा फर्ज है, ऐसा कुछ ना करना कि अब्बू को कोई तकलीफ हो। मैं समझा बुझा कर लौट आया। उस दिन और पूरी रात मेरी आंख नहीं लग पाई। सुगंधा ने कई बार कहा कि कुछ खा पी लो, आराम कर लो। अब जो होना था वह हो गया। भाई साहब यानी सकबू ने इस उम्र में जो किया वह कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पत्नी सुगंधा सकबू को भाई साहब ही बोलती थी। उसके बार बार कहने के बावजूद मेरे गले के नीचे कुछ उतर नहीं रहा था। अगले दिन सुबह फिर पहुंचा। नमाज अता की जानी थी। जब यह सब हो रहा था तो मैंने देखा सकबू पहले दिन की अपेक्षा उस दिन बिल्कुल शांत था। चेहरे पर गहन उदासी थी। तौफीक का भी यही हाल था। हर तरफ मातम ही मातम था। शाहीन की झलक काले कपड़ों में मिली थी, फिर वहां नहीं दिखी। पत्नी के साथ करीब 2 घंटे वहां रहने के बाद मैंने चलते वक्त सकबू से कहा, हिम्मत से काम लो, जिसका जितना साथ लिखा होता है वह उतना रहता है। भाभी जी का जितना साथ था उतने दिन रही। उनके जाने के लिए कहीं से कोई दोषी नहीं है। तुम तो सब बातें जानते ही हो, मैं क्या कहूँ। सकबू भरी भरी आंखें लिए सब सुनता रहा, फिर बोला, लाला मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अकेला हो गया हूँ या नहीं। साजिया के जाने से या शाहीन के रहते खुद को अकेला किस नज़रिए से कहूँ। सकबू का असमंजस देखकर मैंने कहा, देखो तुम अकेले नहीं हो। भाभी तुम्हें इतना चाहती थी कि उनकी रूह तो कयामत तक तुम्हें छोड़ ही नहीं पाएगी। वैसे अब शाहीन तो है ही, इसलिए अकेलेपन की बात सोचकर अपना मन दुखी मत करो। तुमने जिंदगी को जीने की जो नई पहल शुरू की है, अब उससे पीछे हटना भी चाहो तो हट नहीं सकते। शाहीन अब तुम्हारे साथ है, इसलिए अब तुम्हें रुकना नहीं है, बस आगे ही बढ़ते रहना है। भाभी की रूह को इसी में शांति मिलेगी। मैंने जोर देकर उससे कहा, सुनो, तौफीक कुछ कहे भी तो शांत रहना, बोलना मत। नया खून है, आवेश में है, इसलिए तुम धैर्य से काम लेना, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तभी सकबू बोला, सोच रहा हूँ शाहीन को कुछ दिन के लिए घर भेज दूँ क्या। उसकी बात सुनते ही मैंने कहा, नहीं, अब यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा इस समय पूरा घर इससे नाराज़ है, कोई खाना पीना भी इसको नहीं पूछेगा। यह अकेला कमरे में पड़ा रहेगा। एक शाहीन ही है जो इसके साथ बनी रहेगी, इसका दुख दर्द बांटेगी, बल्कि जल्दी ही साजिया कर दर्द खत्म कर देगी। दूसरे, उसकी इसमें क्या खता कि शादी के 1 दिन बाद ही पति को छोड़कर मायके चली जाए। फिर उसके घर पर भी उसका कोई स्वागत नहीं होगा। पहाड़ सी मुश्किलें तो उसका वहाँ भी इंतजार कर रही हैं। सारे घर वालों को दरकिनार कर वह न जाने क्या हुआ कि दीवानी सी सकबू के साथ आ गई। मेरे मना करने पर सकबू एकटक मुझे देखने लगा। मैंने कहा, देखो बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ जो हालात हैं उसमें ज़रूरी यह है कि शाहीन हर समय तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। फिर उसके घर वाले भी उससे नाराज़ हैं। कितना यह तुम देख ही रहे हो कि क्षण भर को भी एक आदमी नहीं आया। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब के हालात में तुम दोनों का एक साथ रहना बेहद ज़रूरी है। अंततः सकबू मान गया। उदास मन लिए मैं सुगंधा के साथ घर आ गया। आते वक्त सिर्फ तौफीक ही मुझसे 2 मिनट मिला था। बाकी घर का कोई सदस्य नहीं मिला। वही घर जहां मेरे बस पहुंचने पर परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं होता था जो मुझसे न मिलता। देर तक तरह तरह की बातें न करता, मगर बदले हालात में अब किसी को फॉर्मेलिटी करने के लिए ही सही नमस्कार करना भी गवारा नहीं था। सकबू शाहीन के मसले पर शायद पूरा घर मुझे भी
कहीं दोषी मान रहा था। सबको यह गुस्सा था कि सकबू मेरा बचपन का यार था। मुझे सब मालूम था। मैं उसे यह सब करने से रोकता तो क्या वह मानता नहीं, जबकि सच यह था कि जीवन भर कोई भी काम मुझसे सलाह मशवरा किए बिना न करने वाले सकबू ने जीवन में पहली बार मुझसे भी सब कुछ छिपाया। शाहीन के साथ उसका कोई रिश्ता बन चुका है, इसकी उसने खबर तक नहीं की। जब निकाह करने जा रहा था तब सिर्फ फ़ोन कर कहा था, लाला बहुत ज़रूरी काम है, जितना जल्दी हो सके फला जगह पहुँचो। मैं घबराया कि यह इतनी अफनाहट में क्यों है। पूछा तो बोला, परेशानी की कोई बात नहीं, तुम तुरंत आओ बस। मैं पहुंचा तो देखा सकबू अपनी कार में एक युवती को लिए बैठा सिगरेट पी रहा है। मेरे पहुंचने पर कार से बाहर आया, सिगरेट की डिब्बी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने भी एक सिगरेट लेकर उसी के लाइटर से जलाकर एक कस लिया और पूछा, अब बताओ क्या बात है, इतनी आफत कर दी, खाना तक नहीं खाने दिया। इसी बीच मैंने यह भी देखा कि वह एक युवक की तरह हमारे जोश के फड़क रहा है। साथ ही ब्रांडेड बेहद महंगी पैंट शर्ट जूते पहन रखे हैं, राडो की महंगी घड़ी, गले में मोटी सी सोने की चेन। न जाने कौन सा डीओ स्प्रे किया था कि उसकी स्मेल आसपास निकलने वालों को भी आकर्षित कर रही थी। उसको इस तरह देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह ऐसे ही दिलकश अंदाज में रहता था। मेरे पूछने पर कहा, देखो लाला, तुमने जीवन में कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। मेरा पूरा यकीन है कि आज भी नहीं टालोगे। मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। अब तुम ही मेरा साथ दो और जो करने जा रहा हूँ वह पूरा कराओ। इस बीच मैंने देखा कि कार में बैठी युवती बार बार सशंकित नजरों से मुझे एवं आसपास से गुजरते लोगों को देखती जा रही है। मैंने सकबू से कहा, जब जानते हो मैं टालूंगा नहीं तो इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो? सीधे सीधे बताओ करना क्या है। इन मोहतरमा का अभी तक परिचय नहीं कराई, ये कौन है जिन्हें लिए घूम रहे हो? सकबू बोला, वही तो बताने जा रहा हूँ, ये तुम्हारी भाभी है, दूसरी भाभी। इस पर मैंने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारी छोटी लड़की से कम उम्र की लग रही है और तुम उसे मेरी भाभी बता रहे हो। इस पर सकबू ने एक लंबा कस खींचा सिगरेट का और फिर धुआं दूसरी तरफ मुंह करके बेहद रोमांटिक अंदाज में बोला, यार ये दिल का मामला है और दिल के मामले में केवल भावनाएं देखी जाती हैं, बाकी कुछ नहीं, उम्र वगैरह कुछ नहीं। फिर सकबू ने बताया कि यह वही शाहीन है जिसके बारे में तुम्हें बताया करता था। तुम यकीन नहीं करते थे, कहते थे मेरे जैसे बुढ़े से कौन सी लौंडिया क्यों इश्क फरमाएगी, लेकिन इश्क नहीं, ये मेरी शरीके हयात बन चुकी है। अब निकाह की रस्म भरपूरी करनी है, वह भी इसकी जिद है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही घर ले जा रहा था। सकबू ने यह बोलकर मुझे सख्ते में डाल दिया था। सकबू शाहीन के बारे में पिछले कई महीने से बात कर रहा था। बड़े चटकारे लेकर बातें करता था, कई बार फुहड़ता की हद तक करता, अश्लीलता की सीमा पार कर देता। तब मैं इसे उसका ठिठोलीपन मानता, कहता, अब इस संभल कर रहना, 21वीं सदी की कन्याएं हैं, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। मगर उसका जवाब होता था कि लाला, यहाँ भी बरसों बरस का तजुर्बा है, एक से एक बेअंदाज छोरियों को भी साधने का ऐसा तजुर्बा है कि 21वीं क्या 22वीं सदी की भी साध लूंगा। इसे जल्दी ही तुम्हारी भाभी न बनाया तो कहना। तब क्या पता था कि सकबू सच में सब चरितार्थ कर देगा कुछ ही महीने में। मैं कुछ और कहूँ इसके पहले ही वह मेरे पास शाहीन को लेकर आया। मुझसे परिचय कराते हुए बोला, शाहीन ये मेरे बचपन का यार लाला है, इसे मैं तुम्हारे बारे में सब बता चुका हूँ। इसके हमारे बीच कुछ भी राज नहीं है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यह तुम्हारा देवर है, ऐसा देवर जो तुम्हारी उतनी ही चिंता, सम्मान और अच्छा करेगा जितना कि मैं। सकबू के मुंह से मेरे लिए देवर शब्द सुनकर शाहीन के चेहरे पर एक सुर्खी सी मुझे दिखाई दी थी। एक दबी मुस्कुराहट के साथ उसने नमस्कार किया। मैंने भी नमस्कार किया। सकबू द्वारा अचानक ही उसका देवर कहे जाने से मैं स्वयं भी अजीब सी स्थिति में पड़ गया था कि यह मेरी लड़की सी है, मेरी लड़की से कम उम्र होगी इसकी, और मैं इसे भाभी कहूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरे बचपन का यार, मेरा हमदम, मेरा दोस्त था,
जिसने उसके साथ रिश्ते की डोर बांध दी थी, क्योंकि उसे अटूट विश्वास था कि मैं रिश्ते को निभाना जानता हूँ। दोस्त के लिए आया था तो दोस्ती निभानी ही थी। फिर अगले कुछ घंटों में निकाह पढ़वा दिया गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि अगले हफ्ते ही निकाह को रजिस्टर भी कराया जाएगा। इसके बाद समस्या आई कि मेरा यार अपनी दूसरी निकाह की सुहाग रात पहली रात कहाँ मनाए। मैंने सलाह दी किसी होटल में इंतजाम किया जाए, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सकबू ने मना कर दिया। उसकी बातों से इतना ही संकेत मिला कि वह बेमेल निकाह के कारण ऐसा नहीं करना चाहता। फिर मैंने कहा, चाहो तो मैं अपने घर में व्यवस्था कर दूं। इस पर वह बोला, देखो तुम कह जरूर रहे हो, मैं भाभी को भी अच्छी तरह जानता हूँ, व्यवस्था वो भी कर देंगी, लेकिन तुम्हारे बेटों बहुओं को भी जानता हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे परिवार में कोई खटास नहीं पैदा करना चाहता। कोई रास्ता न देखकर आखिर हमेशा अपने मन की करने वाले सकबू ने एकदम फैसला सुनाते हुए कहा, यार घर मेरा है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। तौफीक का परिवार है नहीं, साजिया को भी बताना ही है, इसलिए अपनी नई बेगम को भी अपने ही घर ले जाऊंगा। देखता हूँ जिन घरवालों की खुशी के लिए मैंने पूरा जीवन एक कर दिया, वह मेरी खुशी के लिए क्या करते हैं। सकबू का यह फैसला मुझे अटपटा लगा। इस उम्र में पत्नी के रहते इस तरह अचानक दूसरी पत्नी को लेकर पहुंच जाना मुझे इस स्थिति को विस्फोटक बनाने जैसा लगा। मैं अंदर अंदर डर गया। साहिन का भी यही हाल था। अपना संदेह मैंने जाहिर भी किया। कहा 2-4 दिन किसी होटल में बिताओ, फिर कहीं अलग मकान लेकर रहो। धीरे धीरे चीज़ों को सामने आने दो, एकदम से पहुंचना अच्छा नहीं है। मगर मेरा दोस्त जिद्दी सकबू नहीं माना। नई बेगम साहिन का हुस्न उसे अंधा किए जा रहा था। वह उसे लेकर चला गया। आखिर जो आशंका थी वही हुआ। पहली बेगम इस अचानक घटनाक्रम को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मौत के मुंह में पहुंच गई। मगर इन सब से अनजान सकबू रात भर अपनी सुहागरात में खोए रहे। इस बात से अनजान की सुबह इतनी काली होगी कि उसके सारे जीवन को स्याह बना देगी। मगर सकबू की किस्मत ने उसे थोड़ी राहत दी। साजिया की मृत्यु के बाद घर में जो कोहराम मचा था, वह 2-3 दिन में रिश्तेदारों नातेदारों के जाने के बाद गहन सन्नाटे में तब्दील हो गया। हाँ, सारी महिलाओं ने साहिन पर विष भरे बाण छोड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। तौफीक ने सबके जाने के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। या बाहर जाता या अपने कमरे में बंद रहता। वह अब्बा के साय से भी दूर रहता। साहिन ने खाना पीना देने के बहाने संवाद कायम करना चाहा, लेकिन वह आंखों चेहरे पर क्रोध के भाव लाकर उसे अपने पास फटकने ना देता। धन्यवाद मित्रों। कहानी का शेष अगले भाग में।